नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को अगर दबा लेंगे तो और ज्यादा कृपा होगी। और ऑल नोटिफिकेशन ऑन, जी हाँ, जब आप बेल आइकन दबाएं तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन के ऑप्शन को जरूर चुनें, ताकि आपको किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना मिले। हमारे साथ मंजरी जी हैं, सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं मंजरी जी का। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, हमारा देश भी कितना दिव्य है। आज है 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर 1971 को आधुनिक भारत के इतिहास में हमारी सशस्त्र सेना ने, बहादुर सेना ने एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की। लेकिन उसी के साथ कितना अद्भुत देश है कि जब सेना ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की तो हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने घुटनों के बल बैठ के, नाक रगड़ के और अपनी कूटनीतिक, विदेश नीति वाली और राजनीति वाली ये पराजय अपने मुंह पे मल लिया। हम बात कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की कहानी। 93,000 फौजी सरेंडर करते हुए जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी का झुका हुआ सर। आज भी कोई देहरादून चला जाए तो जनरल नियाजी की वो पिस्तौल और पाकिस्तान का उल्टा झंडा वो वहां आज भी डिस्प्ले है। लेकिन आखिर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना के हमने हासिल क्या किया? कुछ हासिल किया भी? इसी पर आज बात करेंगे। दरअसल 1971 में ये सारा मामला शुरू हुआ 3 दिसंबर 1971 को। कहा जाता है कि मुक्ति वाहिनी शेख मुजीबुर रहमान के समर्थन में बांग्लादेश में उसने सशस्त्र क्रांति किया। जब 70 के इलेक्शन में मुजीबुर रहमान को बहुमत मिलने के बाद भी भुट्टो सत्ता पे काबिज हो गए और पंजाबी पाकिस्तानियों ने नकार दिया। 1600 किलोमीटर दूर ईस्ट पाकिस्तान, जिसको न जाने किस तिगड़म के तहत गांधी और नेहरू ने उस बंटवारे को स्वीकार किया था, देश के टुकड़े किए थे और हमारे लिए एक की जगह 2 मवाद भरी थैलियां ईस्ट पाकिस्तान और मौजूदा पाकिस्तान के रूप में दे दिया था। लेकिन केवल 13 दिन, 3 दिसंबर को 1971 में पाकिस्तान ने हमारे 11 ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन 13 दिन के बाद दृश्य में परिवर्तन हुआ और वो सीन ये बना जो ऐतिहासिक तस्वीर है जनरल अरोड़ा और नियाजी। जिस कागज पर ये दस्तखत कर रहे हैं वो सरेंडर पेपर आपके सामने, जिसमें नियाजी के सिग्नेचर हैं और जनरल अरोड़ा के सिग्नेचर हैं। हम इस उपलब्धि को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन क्या ये भारत की विजय थी? और दूसरा, गिरोहबाजों ने जो इसे कहा कि ये मुक्ति संग्राम था मुक्ति वाहिनी का, क्या ये मुक्ति वाहिनी का मुक्ति संग्राम था? और भी तस्वीरें और भी बातें करेंगे। शुरुआत मंजरी जी से कर लेते हैं। मंजरी जी प्लीज। देखिए, ये गांधी नेहरू परिवार की बहुत बड़ी गलती थी। शुरुआत हुई पाकिस्तान के बंटवारे से और वो बंटवारा 2 हिस्सों में किया गया। बंगाल जो सांस्कृतिक, सभ्यता और इंडस्ट्रियल हब था, फाइनेंशियल कैपिटल थी, और दूसरा पंजाब जो फूड बास्केट था। जब तक पंजाब का बंटवारा नहीं हुआ, कभी भारत में अन्न की कमी नहीं हुई। पंजाब के बंटवारे के बाद वो सबको मालूम है, PL60 वाला गेहूं आया और किस तरीके से भारत में खाने की कमी हुई। ये किया ही इसलिए गया था कि दो जो प्रमुख आपकी सभ्यता, संस्कृति और औद्योगिकरण और खाना, भारत को क्रिपल करने के लिए तो ये बंटवारा हुआ था। और किस लिए हुआ था? जब देखा कि कश्मीर से आप सीधे जो है अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया एक्सेस कर सकते हैं, तो पीओके नेहरू ने दे दिया। ये भूले नहीं थे जिनको हम भूले कहते हैं, ये साजिशें थी जो इस परिवार ने भारत के खिलाफ रची हैं, बाबर की कब्र पे सजदे करके। अब आ जाते हैं सैम मानेकशॉ की, ये शौर्य था जिसके कारण पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है। लेकिन बाद की जितनी घटनाएं, श्रेय लेना कांग्रेस की अपनी बात है, लेकिन बाद की जितनी घटनाएं हैं वो यही बताती हैं, इंदिरा गांधी इस बंटवारे के लिए तैयार नहीं थी, वरना सैम मानेकशॉ की पेंशन क्यों रुकती? राइट। ये तो ऐतिहासिक सच है कि बाद में जब हमारे कलाम साहब राष्ट्रपति बने, उन्होंने जो है फिर फील्ड मार्शल की पेंशन, रुकी हुई पेंशन दी, और उन्होंने भी कभी मांगी नहीं। तो ये जो सरेंडर हुआ है, ये
कांग्रेस की मर्जी के बिना हुआ है। वो बस ये चाहते थे पाकिस्तान को सबड्यू कर दिया जाए ताकि मुजीबुर रहमान को थोड़ी सी ब्रीदर मिल जाए और पाकिस्तान की एकता रहे। वो कभी भी देखिए जितने भी घुसपैठी आए थे इंदिरा गांधी ने कभी उन्हें वापस नहीं जाने दिया और घुसपैठियों का चलन और सभ्यता वहीं से शुरू हुई। ये एक नई चीज थी, वरना ओरिजिनल प्लान ये था कि जो असम में घुसपैठिए घुस आए हैं इनको वापस किया जाएगा। लेकिन किस तरीके से इनको शिमला समझौते में समझाया गया कि इन्होंने अपने सैनिक लिए बिना वहां पर भारत की भूमि भी दे दी और सब कुछ उनके बिरयानी खिला करके उनके और रेफ्यूजी टैक्स उन्होंने भारतीयों से वसूला है। तो अगर आप कहिए किसी भी तरीके से तो ये कांग्रेस की विजय दिवस नहीं थी। ये था तो इसका भारतीय सेना का शौर्य था और सैम मानेकशॉ की बहुत बढ़िया प्रिपरेशन थी जिसके कारण ये सफलता हमको मिली। हाँ, हम एक बार कहेंगे कि रूस की इसमें सहायता लगी थी। उनकी पनडुब्बियां नहीं होती तो हमारे लिए काफी दुरूह स्थिति थी। तो रूस को भी धन्यवाद देना चाहिए ऐसे कठिन समय में, क्योंकि पाकिस्तानी शौर्य तभी निकलता है जब अमेरिकन एडवांस टेक्नोलॉजी आती है। और आपको पता नहीं हो तो अभी बता दें, $686 मिलियन की सहायता पाकिस्तान को फिर से सैन्य सहायता अमेरिका ने अभी फिर से दी है। फिर से F-16 दिए, ठीक है। अब हमारे पास MiG-21 की जगह रफाल और सुखोईज हैं तो हम उससे डील कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि जो काम तब हो रहा था वो काम आज भी हो रहा है। जो बांग्लादेश में से समस्या तब थी वो अब भी है। हाँ, एक फायदा ये था कि शेख मुजीबुर रहमान की जब फैमिली आती है नीचे शेख हसीना तक, तो वो थोड़ा प्रो इंडिया होते हैं, थोड़ा। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दे आर डेफिनेटली, और इस समय शेख हसीना भारत में है। लेकिन वही चीज है जैसे हमारी ये सोनिया मैडम जो है सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, वैसे ये नेशनल एडवाइजर हैं। और ये नेशनल एडवाइजर किसकी एडवाइजरी पे काम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स डीप स्टेट की। क्या करना है? एक क्रिश्चियन स्टेट कार्व आउट करना है ताकि वहां पर जो ड्रग्स का कारोबार वगैरह है वो चलता रहे। तो भूमि अभी म्यांमार भी है, वही जिसको नेहरू जी ने लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि फिर जिसको आप जापानी आक्रमण कहते हैं, आजाद हिंद फौज को श्रेय देना पड़ता संग्राम का, जो कि नहीं देना था। और दूसरी भूमि आपकी ये बांग्लादेश है जिसको कार्व आउट किया गया, जिसमें चित्तगोंग जैसे क्षेत्र हिंदू बहुल क्षेत्र दिए गए ताकि उनके पास कुछ पोर्ट्स हों जिससे वो ऑपरेट कर सकें। तो बहुत ख्याल रखा गया है, पाला पोसा गया है। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं। बट फिर आज हम एक डोवाल साहब का गुड न्यूज भी आ जाते हैं, काफी सैड बातें हो गई। डोवाल साहब का आज एक वीडियो देख रहे थे तो वो गलतियां गिना रहे थे कि कौन कौन सी एक गलती की, और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी वो शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने जो सत्ता नहीं दी। अगर वो सत्ता दे देते तो पाकिस्तान आज भी एक होता और शायद बहुत बड़ा सरदर्द होता। तो ये सौभाग्य है भारत का कि इसका विभाजन हो गया, और विभाजन ही नहीं हुआ, एक दुश्मनी हो गई। दैट्स द मेन थिंग। तो वो जो है हमारे सौभाग्य है। लेकिन इसके साथ भी जब आप एक समय फॉरेन पॉलिसी देख रहे थे बांग्लादेश की और उसका सैन्य सुरक्षा देख रहे थे, तो वो एक समय था धीरे धीरे आप इनरोड बढ़ा करके उसको एसिमुलेट कर सकते थे। मतलब देखिए, एक ये जांच का विषय है और सबको इस पे रिसर्च करनी चाहिए। जो मेरी एनालिसिस है वो यही कहती है, भारत से टूट के जो हिस्सा निकला, चाहे नेपाल जैसा हिंदू राष्ट्र बना हो, चाहे सिंगली बौद्ध देश ये म्यांमार बना हो, और ये श्रीलंका बना हो, चाहे मालदीव निकला हो, चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश, तो निकले ही निकले। जो हिस्सा भी भारत से टूट के अलग हुआ उसमें पता नहीं कैसे श्री सभ्यता सब कुछ नष्ट होती चली गई और वो डीप स्टेट का एक गेम बनता चला गया। इट वॉज जस्ट अ पॉट। अपना जो है उसका ना अस्तित्व था, ना सभ्यता थी, ना संस्कृति थी, और कोई उत्थान भी नहीं था। अब आप इसमें एक एक्सेप्शन मान लीजिए केवल सिंगापुर को, लेकिन सिंगापुर को किस तरीके से एफ्लुएंट रखा गया है वो सब एस्पियोनाज वाले लोग जानते हैं कि उसकी एक जो श्री है वो किस लिए है। बट द थिंग इज कि ये जो बंटवारे किए गए और इन बंटवारों का जो दुष्परिणाम था वो यही। अब संघ की तो हमेशा से अखंड भारत की नींव रही है, तो उस चीज की स्थापना करने की कोशिश की जाएगी। मोदी जी, डोवाल साहब, ये सब लोग ये
प्रयास कर रहे हैं कि फरवरी में होने वाले इलेक्शंस जो बांग्लादेश में होने वाले हैं, इसमें भाई सभी फायदा उठाते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट अ प्योर डेमोक्रेसी एनीमोर। और 1948 से अमेरिका इटली से एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, आज तक इस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट वहां कंडक्ट किया जाए, एक फ्रेंडली सरकार बनाई जाए ताकि इस देश को रिवाइव किया जा सके। एंड इसी सिलसिले में वहां पे एक स्टूडेंट लीडर की हत्या हुई है और उसका इल्जाम परोक्ष रूप से भारत पे लगाया जा रहा है, जबकि कोई भी सबूत नहीं है कि उसके हत्यारों ने बॉर्डर क्रॉस किया है, लेकिन भारत से सहायता मांगी जा रही है इनफैक्ट कि ये आपने भिजवाया था, आपने मरवाया था, जबकि ये मालूम है सबको काम किसका है। सो द थिंग इज कि बांग्लादेश कंटिन्यूज टू बी अ बॉइलिंग कार्डल। देखते हैं आगे क्या निकलता है। वैसे होगा वही जो मोदी ने चिरा था। बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे लगता है कि धुरंधर उन्होंने भी देख लिया है, और धुरंधर देखने के बाद जो है वो हमसे सब सबूत मांगा जा रहा है, हमसे दुनिया भर की। लेकिन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग क्यों हुआ? कुछ तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि उसे मैं दिखाना उचित नहीं समझता। आप सोचें, जब विद्रोह शुरू हुआ दर्शकों, तो ये पंजाबी पाकिस्तानियों ने कहा क्या? कहा दरअसल, भाई वहां भी तो बंगाली मुसलमान ही थे, लेकिन कहा कि ये जो विद्रोह हो रहा है, ये विद्रोह हिंदू कर रहे हैं। आज जो 10 लाख 12 लाख हिंदू वहां पर खुद प्रताड़ित हो रहे हैं, वो भी कहानी अजब है। ईस्ट पाकिस्तान से आपने बांग्लादेश बना दिया, और बांग्लादेश बना के एक और फोड़ा, और वापस वो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान ही बनने की तरफ चला जा चुका है। लेकिन पंजाबियों ने कहा कि ये हिंदुओं ने किया है, और 9 महीने तक बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेश के आज भी जो मौजूद है कट्टरपंथी इस्लामिक दल, जो प्रो पाकिस्तान, जिनके माओ का बलात्कार किया, तो उसके बाद भी 2 से 3 लाख लोग उनकी जानें ली गई। 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ व्यभिचार, दुराचार किया गया। हालांकि रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ 26,000 आज भी बांग्लादेशी ढोते हैं। और आप सोचिए कि आत्मसमर्पण करने के केवल 2 दिन पहले 14 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने आज के बांग्लादेश और तब के ईस्ट पाकिस्तान के 100 डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लेखक, इंजीनियर्स को उठा लिया और उनको निपटा के उनके शवों को एक सामूहिक कब्र में छोड़ दिया, जो कि सरेंडर के अगले दिन बरामद की गई। इस तरह की तस्वीरें, अगर एक सांकेतिक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये जो 2 हैं नीचे, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत देखिए, 3 दिसंबर को उसने हमारे 11 बेसिस पे हमले शुरू किए। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में जितने भी उसके बेस थे, जिसको आज यूनुस खुरापात के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, वो तमाम के तमाम बेस तबाह कर चुकी थी पहले ही भारतीय मिलिट्री। और ये ऑपरेशन पाइथन जब चला, तो उनका कराची एयरबेस 7 दिनों तक धधकता रहा था, जलता रहा था, पूरा कराची बंदरगाह। तो हौसला तो दिखा दिया, लेकिन शिमला समझौता क्यों किया? 100 सैनिक भी, युद्धबंदी भी अपने रिहा नहीं करा पाई इंदिरा गांधी, और आज ये दम भरते हैं आयरन लेडी, आयरन लेडी, आयरन लेडी। कांग्रेस का ये पाखंड आज तक, नेहरू से इंदिरा तक, इंदिरा से ये पोता जो घूम रहा है, ये अधेड़, इस अधेड़ को देखिए, ये कहता है कि राष्ट्र है ही नहीं है, ये तो राज्यों का समूह है। संविधान की किताब लेके घूमता है। अभी मैं दिल्ली में था, रामलीला मैदान में रैली थी इस बंदे की, केसी वेणुगोपालन और डीके शिव कुमार। अगर उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपया झोंक के और बसों से और तमाम तरीकों से अगर भेजा नहीं होता, तो जितने रेडी ठेले वाले वहां पर अपना रोजगार करने के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठे थे, उससे भी कम लोग रैली में होते। ये तो इसकी स्थिति है। किसी गठबंधन दल को नहीं बुलाया, कुछ नहीं बुलाया। अब मैं वापस आता हूं। देखिए, ये कहा गया कि साहब ईस्ट पाकिस्तान से हमने बांग्लादेश बना लिया, बड़ा तीर मार लिया, लेकिन आपने 3 बीघे गलियारे और चिकन नेक को आपने चिकन नेक ही बने रहने दिया। इस तरह के स्ट्रेटेजिक बातें, मोदी आते हैं तो गांव की अदला बदली करके अपनी सीमाओं को इस लायक बनाते हैं कि वहां फेंसिंग हो सके, वरना किसी के आंगन में भारत और बांग्लादेश की सीमा निकल रही थी, बताइए फेंसिंग आप कैसे कर लेती? मैं कहता हूं ठीक है, अंग्रेजों ने लाइन खींच दिया और लाइन खींच के मानचित्र पर भारत पाक का बंटवारा कर दिया, हम मानते हैं।
लेकिन तुम 93,000 सैनिकों को अपने पास रख के, इंदिरा गांधी तुम्हारी आत्मा अगर कहीं हो तो कांग्रेसियों से बात करके बताओ, तुमने बॉर्डर को क्यों नहीं सही किया? तुमने चिकन नेक नाम के उस कोड़ को क्यों नहीं चौड़ा किया? क्या उस समय बांग्लादेश इस स्थिति में नहीं था कि शेख मुजीबुर रहमान से जो कहा जाता, मुजीबुर रहमान वो काम करके दिखाते? लेकिन उसके बाद भी पाखंड क्या कि बांग्लादेश हमारा मित्र है। बहुत सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि आज के दिन मैं बांग्लादेशी एडिटर शोएब चौधरी के साथ क्यों नहीं बात कर रहा हूं। मैं करूंगा उनसे बात, उनका एक अलग पक्ष होगा। लेकिन मंजरी जी, ये कोड़ कांग्रेस क्यों हमेशा बोती रही, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे नेपाल में बॉर्डर का प्रॉब्लम हो? आप सोचिए, नेपाल भी जब वामपंथियों की सत्ता आती है तो ऊटपटांग हरकतें वहां से शुरू हो जाती हैं। मेरा जो अपना मूल शहर है गोरखपुर, उसको नेपाली अपने नक्शे में दिखाते हैं जब वहां वामपंथी सरकार आ जाती है, और अचानक एक झटके में हम नेपाली हो जाता हूं मैं। बांग्लादेश तुमने बनाने के बाद भारत के लिए क्या हासिल किया? क्या कांग्रेस को, हमारी सेना तो शौर्य दिखाया, लेकिन कांग्रेस को मुंह पे कालिख आज पोत के नहीं, काला दिवस मनाना चाहिए कांग्रेसियों के लिए। जी। कांग्रेसियों के लिए तो सारे दिवस आजकल काले हैं। बेचारे और युवराज पेड वर्कर्स के साथ जो है रामलीला मैदान में है, और जितनी गालियां दे रहे हैं उसके लिए भी उतने केस होंगे। खैर एनीवे, कांग्रेस देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी कहते कहते चले गए, मैंने इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा। ये अरे कभी नहीं कहा कांग्रेसी, उन्होंने। हाँ, तो कांग्रेसी खुद ही को तो भारत रत्न देते आए हैं, किसी और को इनको टाइटल देने की जरूरत है? कांग्रेसियों के सारे मुंह से सबूत। दुर्गा, देखिए कांग्रेसियों के मुंह से कम दुर्गा और हमारे सनातन के देवी देवताओं का नाम अच्छा नहीं लगता। द थिंग इज, ये खुद ही खुद को अवार्ड देते रहे हैं। नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा ने दिया, राजीव ने दिया, तो बात ये है, इनको कोई बाहर से किसी कोई तमगा नहीं देता, ये लोग कभी इस लायक नहीं रहे। अब शिमला समझौते में 1 डेढ़ घंटे क्या बात हुई? देखिए, सब लोग जो है ये कहते हैं, बाबर की कब्र पे जाकर के सजदा करने वाले हमेशा प्रो पाकिस्तानी रहेंगे। मैंने अभी पहले भी कहा कि हम तो पूरा बांग्लादेश ले सकते थे, हमको जरूरत ही नहीं है कि चिकन नेक को हम चौड़ा करते। उनकी फॉरेन पॉलिसी और उनका नेशनल डिफेंस तो भारत के पास था। दो मेन चीजें, अगर आप उसे एक राज्य की तरह, आपने सिक्किम भी तो मिलाया ना स्वतंत्रता के हाँ बाद। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो आप बांग्लादेश भी मिला लेते, क्या बात थी? और इसीलिए आपको चिकन नेक और चित्तगोंग लेने की ये सब जरूरत नहीं थी, हम तो बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू जाते। लेकिन बंटवारा इसीलिए हुआ था कि आप देखिए, फिर उसके बाद वहां पे लेफ्ट की सरकार आई, जितनी सारी इंडस्ट्री और वगैरह सब कुछ नष्ट हो गई ना। 63,000 कंपनीज क्लोज डाउन, रिकॉर्ड है भाई वहां पर। और यही आपका इसमें हो रहा है नेपाल में। जैसे ही चाइना बैग आती है, अब ओली साहब की एक प्रदर्शनी हुई है, अभी इनका कमबैक हुआ है। अभी चौथा दिन है आज, यस चौथा दिन है। 4 दिन पहले ओली ने अपनी एक बड़ी सी रैली निकाली थी, तो वही सब फिर एक से रैली शुरू हो निकाली, जाएगा। एक हम्म, रैली निकाली। हालांकि काली वहां नदी की के ग्राउंड पास, सच्चाई कुछ और है। वो सबको मालूम है। लेकिन उन्होंने एक अपनी, मतलब ये कह लीजिए, जैसे राहुल दिखा रहे हैं, एक प्रेजेंस दिखा दिया, आपने कैमरे अपनी तरफ मोड़ लिए। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री किस तरह लिखी जाती है? वो इस तरह लिखी जाती है कि भाई, उनको मालूम, सबको मालूम कि राहुल के पीछे अगर आप एक चैलेंज रख दे राहुल गांधी के ऊपर, तो इनके साथ इनका बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा। बाकी तो आप किसी को छोड़ दीजिए, कोई कांग्रेसी वगैरह कुछ भी नहीं, ये बंदा अकेला खड़ा होगा, ये चैलेंज के साथ कहती हूँ। लेकिन जो एट्रोसिटी लिटरेचर लिखने वाले सीआईए के एजेंट है, वो तो यही कहेंगे ना कि एक महान विशाल जन सैलाब के साथ आदरणीय राहुल गांधी रामलीला मैदान में डटे रहे मोदी के अत्याचारों के खिलाफ, एक अकेली बुलंद आवाज जिसने भारत की लोकतंत्र की रक्षा की। लिखा तो ऐसा ही जाएगा ना। तो ये सारा भारत को तरह तरह से क्रिपल करने का, नष्ट करने का इनका जो था, जो नेहरू जी की लेगेसी क्या थी? भारत में स्वतंत्रता से पहले एक सुई भी नहीं बनती थी, ये उनकी लेगेसी थी। भले ही हमारे यहाँ जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय एमआरओ थे, चाहे अब किसी भी इंजीनियरिंग तो भारत में ही होती थी हर चीज की। वेस्ट अपने आप को केवल क्रेडिट देता है, और जब सर्विसिंग की, मेंटेनेंस की, मैन्युफैक्चरिंग की बात आती थी, तो सभी मुड़ के भारत आते थे। बात यही है, उनकी लेगेसी, वो यहाँ को यहाँ अभी आप बिरला जी को देख लीजिए। बिरला हाउस वो जगह थी जहाँ गांधी रुकते थे।
लेकिन जब बिरला को ने वो डोनेशन नहीं दी जो नेहरू चाहते थे, तो फिर किस तरह से उनको आक्षेपों का सामना करना पड़ा। टाटा बिरला पहले कहते थे, फिर बिरला ड्रॉप हो गए थे क्योंकि बिरला के पीछे नेहरू पड़ गए थे। आप बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, ये बड़ौदा के शाही खानदान का राज परिवार का एक बैंक था, जिसको फिर इन्होंने नेशनलाइज कर लिया। एसबीआई, ये सेंट्रल बैंक, ये सब नेशनलाइज किए गए बाद ये तो में। इंदिरा ने सारा नेशनलाइज किया था। ये सब उसके बाद फिर ये भी था कि फोन आता था कि इतने पार्टी फंड में इतने पैसे भेज दीजिए। तो आप समझिए, ये सारा काम इसीलिए हुआ है ताकि भारत का 97% टैक्स अगर आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे लगा देंगे, उसके बाद आप हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहेंगे। तो ये तो प्रधानमंत्री ने अच्छा एक्सपोज किया था इसको। हाँ जी। अब संघ ये बात जो है स्वतंत्र, जब ये इंदिरा गांधी ने टैक्स लगाया था तब से कहता आ रहा है, लेकिन तब ऑल्टरनेटिव कोई था ही नहीं यार, सोशल मीडिया नहीं था, जितने पैम्फलेट बांटे उतने में कागज पे राशन लाइसेंस, इंक पे लाइसेंस, प्रिंटिंग प्रेस पे लाइसेंस, वो काम जो अंग्रेज नहीं कर पाए इस खानदान ने किया है स्वतंत्रता के नाम पर। तो बांग्लादेश को अलग करके भारत की प्रॉब्लम्स को उगाए रहना। आपको याद होगा एक पुरुलिया कांड हुआ था, तो आर्म वो जो ड्रॉपिंग। फ्लाइट उड़ी थी आर्म्स ड्रॉपिंग की, तो वो फ्लाइट जो उड़ी थी वो तो बांग्लादेश से ही उड़ी थी ना, उसके बाद ड्रॉप करके वापस बांग्लादेश गई थी। तो अगर आपको भारत के सब तरफ से क्या कारण है, देखिए रशिया का जो जार था उसने जब भारत का विभाजन हुआ तो श्रीलंका के लिए, मालदीव और सबके लिए कहा था, मलेशिया के लिए कहा था कि भारत इन आइलैंड्स को क्यों छोड़ रहा है, कितनी बड़ी बेवकूफी है, भविष्य में ये जो आइलैंड है इनका प्रयोग भारत में उत्पात मचाने के लिए किया जाएगा। और हुआ ना, वही हो रहा है। चाहे एलटीटी का रिवाइवल हो, एलटीटी चाहे फिर अभी जितना भी अ, मतलब दिल्ली में जो बॉम्ब विस्फोट हुए, तार आपके जो है बांग्लादेश से जुड़ते हैं, तार आपके नेपाल से जुड़ते हैं। सिक्किम का एसिमिलेशन एक अकेला अच्छा काम किया गया, लेकिन जिस तरह से उसका एसिमिलेशन किया गया डीप स्टेट स्टाइल में, वो भी अच्छी बात नहीं थी। जब प्रीवी पर्स बंद किए गए हिंदू राजाओं के, किस लिए बंद किए गए थे? महाराज भवानी सिंह के कारण बंद किए गए थे ना। भवानी सिंह जी की स्टोरी सबको नहीं पता होगी तो वो बता देती हूँ। केवल एक जीप में 10 लोग भर के गए थे और पाकिस्तान का एक बड़ा एरिया इन लोगों ने बड़ी समझदारी से कैप्चर कर लिया। वापस जब आए तो इंदिरा गांधी ने कैसे रिवॉर्ट किया, आपको याद होगा, ये घटना सबको मालूम है। महारानी गायत्री देवी का खजाना, माँ गायत्री देवी भवानी सिंह जी की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, तो उनका खजाना तोप से उड़ा करके लूटा है। ये रिवॉर्ड मिला था प्रो इंडिया होने के लिए। और उसी के बाद भाई, आप किसी के सौंदर्य से जलती हैं तो आप उसका खजाना लूट लेंगे, उसके घर पे तोपे चलवा देंगे क्योंकि स्त्री सुंदर है, और लोगों ने इसे स्वीकार भी कर लिया। वाह! इसके ऊपर 2 पिक्चरें बनानी है जिसमें महारानी गायत्री सिंह देवी का चरित्र हनन भी कर दिया गया। राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो है, ये इस तरीके से इन्होंने हिंदुओं को, हिंदू राजाओं को, हिंदू सभ्यता, संस्कृति, सब चीजों को नष्ट किया। बांग्लादेश अगर 71 में भी भारत का भाग बन जाता तो बंगाल की आज ये दुर्दशा नहीं होती। ये बंग भंग अंग्रेजों ने शुरू किया था और कांग्रेस ने इसको बदस्तूर जारी रखा। जारी रखा। बिल्कुल। और आज भी उसका एक अधेड़, असफल, मनोरोगी राजनेता कहता घूमता है कि भारत राज्यों का समूह है, राष्ट्र नहीं है। तो आप डीएनए में देख लीजिए कि कांग्रेस के क्या भरा हुआ है तब से लेके आज तक, और आगे भी उनकी स्थिति वही रहने वाली। वो तो भला हो 2014 से हम लोगों ने एक सांस्कृतिक क्रांति की है और जिसके बाद ये पैदल पैदल घूम रहे हैं। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि जिस 16 दिसंबर को, आज के दिन को 1971 की उस महाघटना के बाद, जो कि हमारी भारतीय सेना ने किया, हमारे जनरल ने किया, हमारे सैनिकों ने किया, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने क्या किया? ईस्ट पाकिस्तान को तुमने केवल बांग्लादेश के नाम से नया देश बना दिया, वो ठीक है, लेकिन क्या तुमने ईस्ट पाकिस्तान से कठमुल्लापन हटाया? हमारे लिए एक और नया जहर नहीं सामने रख दिया? और जब तुमको पूरा बांग्लादेश ले लेने का मौका था, तो चलो नहीं लिया तुमने, लेकिन कम से कम अपने बॉर्डर्स को सही किया होता। ये भी नहीं किया। ऐसे बंटवारे को माना जो 1600 किलोमीटर दूर, और अभी तो भला हो
कि 2 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा की जो कल्पना थी, एक पूरा जीटी रोड की तरह, अगर वो होता तो आज उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हिमाचल, पंजाब, इनका क्या हाल होता उत्तराखंड का। तो इस तरह के तो तुमने कोड किए हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते जब नोटों का कागज और प्रिंटिंग प्लेट हैं? और यस, सेम यस, इंक दे दी हो, यस, एक मुझे ही वो प्रेस को। सीन याद है जब मैंने नोटबंदी के बाद देखा था, विश्वास नहीं हुआ था। 19 से 20 कंटेनर नोट पाकिस्तान में जलाए जा रहे थे गड्ढे में फेंक करके। आप अरे सोचिए एक कितने। एक ने तो एक की हत्या हो गई थी। हत्या कहिए या उसको वो कहिए, धुरंधर में वो दिखाया भी है। लोगों को याद नहीं होगा। वो सबसे बड़ा जाली नोटों का फंडर था और वो सर्कुलेट करता था। उसको अपनी मौत चुननी पड़ी नोटबंदी के बाद। तो जो लोग कहते हैं ना कि नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, नोटबंदी से तो वो हासिल हुआ कि तमाम तरीके के बीमारियों की नसबंदी हो गई। बड़ा वोटबंदी नाम के शब्द, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण को तुमने नोटबंदी, नोटबंदी जो शब्द दिया ना, तो न जाने कितने तरीके की नसबंदियां हुई। ये तुम्हें अब धीरे धीरे पता चल रहा। और पता क्यों नहीं चल रहा है? अंदर से तुमको सब मालूम है, बस बाहर से तुमको मुर्गे की तरह बांध देनी है। तो दर्शकों, हमारी सेना के लिए 16 दिसंबर 1971 शौर्य दिवस है। हर 16 दिसंबर शौर्य दिवस है। और दिसंबर एक ऐसा प्यारा महीना है जिसमें 6 दिसंबर भी शौर्य दिवस है, 16 दिसंबर भी शौर्य दिवस है। पिछले महीने में एक 26 दिसंबर नवंबर जो है वो भी शौर्य दिवस है। 6-6-6 उसमें भी कॉमन है। और शौर्य दिवस इसलिए है कि मेरा जन्मदिन होता है 26 नवंबर को। और भारतीय फौजें 1971 में 26 दिसंबर को ही तीस्ता नदी के इस पार यानी ढाका के नजदीक पहुंच गई थी। उस दिन के पेपर की हेडलाइन हमारे यहाँ आज भी सुरक्षित है, ढाका तोपों की मार में ढाका इन द रेंज ऑफ आर्टिलरी। ये अखबारों की न्यूज थी। ब्लैकआउट चल रहा था और भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। जी पहुंच गई थी, उसके बाद कैपिटल इस्लामाबाद में शिफ्ट की गई है। हाँ, बिल्कुल, लाहौर के बिल्कुल। कंटोनमेंट के बाहर एक सिख युवक की फोटो अरे है जो अभी आपको परसों की घटना बता रहा हूं मैं। परसों शेखावत साहब जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर और पर्यटन हैं, तो वो दिल्ली में एक कार्यक्रम में मैं था, तो वो वहां पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे उद्घाटन के दिन आना था, तो वो दूसरे दिन आए। उन्होंने कहा कि मैं उद्घाटन के दिन इसलिए नहीं आ पाया कि रक्षा मंत्री जी को बॉर्डर पर एक कार्यक्रम में जाना था, रक्षा मंत्री जी को कहीं और जाना पड़ गया, तो मेरी ड्यूटी वहां लगा दी गई। और तब उन्होंने बताया कि एक गांव के सरपंच की मूर्ति लगाई जानी थी, उसका उद्घाटन होना था। और क्यों होना था? वो 1971 की जंग में उन्होंने, सरपंच साहब ने अपने लोकल गांव वालों के साथ पाकिस्तान का एक पूरा जिला कब्जा कर लिया था और 6 महीने तक वो जिला भारत में रहा। बाद में इंदिरा गांधी ने उसको उठा के थाली में सजो के वापस दे दिया। और बीजेपी सरकार जब आई, तब उस सरपंच का मूर्ति अनावरण हुआ और उस वजह से गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जो है मिनिस्टर साहब, वो दूसरे दिन इवेंट में पहुंचे। तो ये कलंक है, धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। तुमने गांव तक को, मैंने एक ऐसा घर देखा था, आपको बताऊं, मैंने एक ऐसा घर देखा था जिसका आंगन, वो तस्वीरें भी घूमती है, मैं उस घर पे होके आया हूं। उसका आंगन में से आधा हिस्सा और एक कमरा और एक जगह गाय बंधी थी, उसने बताया ये बांग्लादेश है। तो हम उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था हर हाथ में, वरना मैं तो कूद कूद के वहां पर ड्रामा किया था। मैंने कहा कूद के लियो लो, मैं बांग्लादेश आ गया, फिर कूदा, मैंने कहा इंडिया आ गया, मैं फिर कूदा उधर बांग्लादेश। तो म्यांमार ये बॉर्डर पे ऐसा शर्मनाक एक हरकत है। गांव है और घर है। हाँ, म्यांमार बॉर्डर पे है। आधा हाँ, घर म्यांमार तो में, आधा घर भारत में। हाँ, तो मैं अब जब भी मैं जब असम रहता था, तो मैं हर संडे को या जब छुट्टियां होती थी, तो मैं इस तरह की खुरापात करता था। एक जगह तो सामने लुंगी साफ कर रहा था बांग्लादेशी बैठ के नाले के उस पार, और मैं इधर, हम लोग घंटों बतिया रहे थे। हमने कहा इधर आ जाओ, बोला नहीं, आएगा नहीं। आज घुसपैठिया भी आ जाते हैं, लेकिन वो आया नहीं। मैंने कहा मैं उधर आऊं, तो बोला आप आ सकते हो, लेकिन मैं गया नहीं। मैंने कहा पता चला कोई जो है अचानक मैं बांग्लादेशी हो जाऊं। तो दर्शकों, हमारी सेना के लिए शौर्य दिवस, भारतीयों के लिए शौर्य दिवस, लेकिन कांग्रेस ने जो हमारे साथ राजनीतिक विश्वासघात किया है और तरह तरह किया है, कांग्रेस के लिए 16 दिसंबर शर्म दिवस, शर्म दिवस, शर्म दिवस। आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मंजरी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों,
चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ऑल नोटिफिकेशन ऑन वाले बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि सारी सूचनाएं अपलोड की आपको सीधे पहुंचे। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त, और कांग्रेस को उसका काला दिवस, कलंक मुबारक हो, और हमें शौर्य दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। और जो हमारे वीर सैनिक 1971 में शहीद हुए, जिन्होंने अपनी आहुतियां दी, उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।